हेलो एवरीवन। श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अमर चंदू आपका स्वागत करता हूं। आज हम मेडिवल हिस्ट्री की तीसरी क्लास करेंगे जो हमारी तुगलक डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। तुगलक डायनेस्टी हमारी 1320 से 1414 तक का इसका कार्यकाल होता है। और इस ये डायनेस्टी तुर्किश डायनेस्टी के साथ साथ इंडियन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये इंडियन डायनेस्टी भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन हमारे इंडिया से भी है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मदर थी इस डायनेस्टी को जन्म देने वाली जो माता थी वो इंडियन थी, क्योंकि इनकी मदर इंडियन ओरिजिन की थी, इस वजह से इसको इंडियन डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1325 तक अपना कार्यकाल रहा है जिनका। खुसरो खान द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। जो खुसरो खान है जो खिलजी डायनेस्टी के आखिरी शासक थे, उनको मार दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा। गाजी मलिक असेंडेड द थ्रोन अज्यूमिंग द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक, और गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल अज्यूम करके गद्दी पर बैठते हैं। और गाजी मलिक जो है ये भी इनका पूरा नाम नहीं था, इनने गाजी की जो इनकी उपाधि है, ये जो गाजी इनका टाइटल था, उपाधि ले रखी थी। गाजी का मतलब होता है विक्ट्रियस, विजयी। इनको गाजी की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि इन्होंने 29 टाइम्स मंगोल को हराया था। मंगोलों को इसने 29 बार हराया था, इस वजह से इसको गाजी की उपाधि मिली थी। और इसका तब जाके इसका नाम बनता है गाजी मलिक, और ये गियासुद्दीन तुगलक के नाम से टाइटल लेके ये गद्दी पे बैठते हैं। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जोना खान या उलुग खान सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनकी एक एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो जाती है, एक दुर्घटना इनके साथ होती है, उनमें इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद इनका बेटा जो जोना खान है वो गद्दी पे बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। अब होता क्या इनके साथ, एक्सीडेंट क्या होता है, दिल्ली के अंदर एक सूफी संत थे निजामुद्दीन ओलिया। निजामुद्दीन ओलिया ये सूफी संत थे, सूफी संत थे। इन्होंने, जो इनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये उनके पास गया था। उन्होंने उसको, जैसे हमारे जैसे कहते हैं कुंडली देख लो या हाथ देख के बता दो, ऐसे उन्होंने भी पूछा अपने बारे में। तो इन्होंने कहा कि आप बहुत जल्द ही राजा बनने वाले हैं। और इस बात से मोहम्मद बिन तुगलक तो खुश हो गया, लेकिन उनका उसका जो बाप था गयासुद्दीन तुगलक, उसको बहुत बुरा लग गया। क्योंकि बहुत जल्दी राजा बनने वाले का मतलब क्या है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे मरने के बाद ही तो मेरा बेटा राजा बनेगा। तो इस वजह से ये इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, निजामुद्दीन ओलिया से। ये इसको कहते हैं कि आप दिल्ली छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये नहीं जाते हैं। उसके बाद जो गियासुद्दीन तुगलक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम याद करते हैं जीएसटी की फॉर्म में, जीएसटी गियासुद्दीन तुगलक। तो जीएसटी बंगाल की विक्ट्री के बाद दिल्ली आ रहे होते हैं। बंगाल की विक्ट्री के बाद बंगाल के ऊपर गियासुद्दीन बहादुर, गियासुद्दीन बहादुर वहां का गवर्नर था जो रिवोल्ट करता है, उसको हरा के ये वापिस आ रहे होते हैं। तब निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजते हैं कि मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा उससे पहले आप वहां से निकल जाएंगे, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। तब निजामुद्दीन औलिया इनको बोलते हैं जवाब में, हुनुज दिल्ली दुरस्त। इसका मतलब होता है हजूर दिल्ली अभी दूर है, जो हम कई बार हम यूज भी करते हैं, दिल्ली अभी दूर है, मतलब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी सी तैयारी होने के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार फुदकने लग जाते हैं कि मेरी बहुत तैयारी होगी, इस बार मैं सीजीएल कर ही दूंगा, ये कर दूंगा। तब उसको शांत करने के लिए कहा जाता है दिल्ली अभी दूर है, अभी रुक जाओ, अभी इतनी तैयारी नहीं हुई है, अभी दिल्ली दूर है। तो ये इसको बोलते हैं अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि उस टाइम पे वो कहाँ पहुंचे होते हैं, वो तुगलकाबाद के अंदर पहुंचे हुए। तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर एक आउट, दिल्ली के जो बिल्कुल आउटर में एक एरिया पड़ता है तुगलकाबाद, जो बदरपुर, आज के टाइम पे बदरपुर के पास पड़ता है। तो वहां पहुंचे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी खुश उसको उसमें
बंगाल की विक्ट्री के उसमें तुगलकाबाद की स्थापना करते हैं। तो इनको फाउंडर भी कहा जाता है तुगलकाबाद, फाउंडर ऑफ तुगलकाबाद। और उसको अपनी कैपिटल भी बना लेते हैं। तुगलकाबाद को अपनी कैपिटल भी बना लेते हैं। वहां इनका स्वागत करने के लिए इनका बेटा क्या करता है, बहुत महल, वहां पर इनका महल बनाया जाता है और उसको बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको सजा देता है। तो उस पे जो उसकी जो सीढ़ियां होती हैं वो क्या होती है, लकड़ी की बनी होती हैं। जिसका महल होता है उसकी जो पेवेलियन होती है, जो सीढ़ियां होती है जिसके ऊपर चढ़ता है, स्टेज के ऊपर चढ़ने के लिए पेवेलियन का जो यूज करता है वो वुडन की बनी होती थी, वुडन की बनाई जाती है। और वो जब ये चढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे वो टूट जाती है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है उस एक्सीडेंट के अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ओलिया साहब ने जो इसको श्राप दिया था उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और कुछ कहते हैं कि ये इसके बेटे के द्वारा ट्रेचरी की गई थी, ये उसके पीछे उसका साजिश रची गई थी उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इनका फिर जो मकबरा बनाया जाता है ये तुगलकाबाद के अंदर ही है। इनका टॉम गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है जो तुगलकाबाद के अंदर ही है। और इस मकबरे के ऊपर इंडो इस्लामिक कल्चर की झलक दिखाई देती है। इंडो इस्लामिक कल्चर, इंडो इस्लामिक का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंडो इंडो मतलब इंडिया के फीचर्स भी होंगे आर्किटेक्चर के, और इस्लामिक भी होंगे। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसको बोलेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर। तो इनके बारे में यही था। अच्छा, एक इन्होंने, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने क्या करा, इरिगेशन का काम, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई थी। फर्स्ट रूलर हु बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए कैनाल बनवाने वाले पहले शासक थे। लेकिन सबसे ज्यादा कैनाल किसने बनाई अगर ये पूछ लेते तो इनके बाद मैक्सिमम कैनाल्स बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा कैनाल बनवाई है। इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और पोस्टल सर्विस सिस्टम को भी इन्होंने डेवलप किया है। डेवलप ट्रांसपोर्टेशन एंड पोस्टल सर्विस सिस्टम, इनको इसने डेवलप किया है। पोस्टल सर्विस सिस्टम का मतलब जो आज के हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उसके बारे में बात हो रही है। जैसे एसएससी के अंदर अभी 20,000 वैकेंसी आई है, इसमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है पोस्टल असिस्टेंट की है। तो ये पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी इन्हीं की देन मान सकते हो आप। अगर ये पोस्टल सर्विस सिस्टम को डेवलप नहीं करते या नहीं बनाते तो आज पोस्ट ऑफिस ही नहीं होते, तो फिर कहाँ से भर्ती कर रहे होते। तो पोस्टल असिस्टेंट के पीछे किन का हाथ है अगर कोई पूछते हैं तो किन का हाथ मिलेगा, जीएसटी का। इनके बाद इनका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक वो राजा बनता है। वो 1325 से 1351 तक गद्दी पर रहता है। प्रिंस जोना, इनका इसका नाम क्या था, जोना खान या उलुग खान, दो नामों से जाना जाता है इसको, जोना खान या उलुग खान। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये गद्दी बैठते हैं 1325 के अंदर। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करने की कोशिश करते हैं। और ये इन्होंने 5 इसकी एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी थी जिसके अंदर ये फेल हो जाते हैं और वो एक डिबेट का एक मुद्दा बन जाते हैं, बहस का एक मुद्दा बन जाता है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग था, बहुत ही अद्भुत किस्म का आदमी था जो उस टाइम पे आज के जमाने की सोच रखता था, कुछ ज्यादा ही एडवांस था, इस वजह से इसको भुगतना भी पड़ा था।
जो टाइम चल रहा होता है, अगर हम टाइम के हिसाब से फैसले नहीं लेंगे, वो हमेशा हमारे फैसले गलत ही होंगे, चाहे हम कितना अच्छा फैसला क्यों ना ले लें। वक्त हर चीज को डिसाइड करता है। वक्त के हिसाब से अगर आप नहीं चलते हैं तो आपको पछताना ही पड़ेगा। अब यही है कि अगर मान लो आप एसएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उसमें आप पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हो देख लेंगे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ये कर लेगा, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और क्यों आप वक्त की कीमत को नहीं पहचान रहे हो। लेकिन वक्त आपको इस बात की सजा जरूर देता है। तो बेहतर यही होगा कि आप वक्त की ताकत को पहचानें और उसके साथ चलें। तो ये जो पहली इसकी जो स्कीम होती है, ये क्या करता है, टैक्सेशन इन दोआब, दोआब के अंदर टैक्स बढ़ा देता है। दोआब उस रीजन को बोलते हैं जो दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। दो आब, दो आब, दो आब, आब दो का मतलब होता है टू, और आब का मतलब होता है वाटर। तो दो वाटर बॉडी यानी कि दो रिवर, उनके बीच का जो एरिया होगा उसको बोलते हैं दोआब। द सुल्तान मेड एन इल एडवाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन दोआब बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो ये किस दोआब की बात कर रहा है, गंगा और यमुना के दोआब की बात कर रहा है। वहां पर टैक्सेशन क्या कर देता है, ये टैक्स को बढ़ा देता है। ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन, इसने जो रेट ही नहीं बढ़ाया टैक्स का, बल्कि इसने क्या किया, कुछ अलग सेस अबवास या सेस भी लगा दिए। जो सेस लगते हैं, सरचार्ज लगते हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा इसने लगा दिए। तो आल्दो द शेयर ऑफ द स्टेट रिमेन एट एज इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन, जो स्टेट का जो शेयर था वो यद्यपि उतना ही रहा जितना अलाउद्दीन के टाइम पे था। इट वाज फिक्स्ड आर्बिट्रेरी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस, ये जो एक्चुअल प्रोड्यूस थी उसके बेस के ऊपर नहीं डिसाइड किया गया। ये कैसे डिसाइड किया गया, आर्बिट्रेरी। अलाउद्दीन के टाइम पे क्या हुआ था कि उसने मेजरमेंट करवा के पूरी जमीन को साइंटिफिक तरीके से मेजरमेंट करवा के उसके बाद जो टैक्स था वो डिसाइड किया गया था। इसने क्या किया, मनमानी से अपनी आर्बिट्रेली डिसाइड कर दिया, जिसकी वजह से जो किसान थे जिनको देने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। प्राइसेस वर आल्सो फिक्स्ड आर्बिट्रेरी फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इनटू द मनी, और जो प्राइस थे कमोडिटी के वो भी जानबूझ के फिक्स्ड किए गए आर्बिट्रेरी, मतलब उसके अंदर भी असेप किया गया। इट इज सेड दैट द इंक्रीज वाज 20 फोल्ड, जो इंक्रीज था वो 20 फोल्ड था, 20 गुना था इंक्रीज। 20 गुना तो नहीं हो सकता, 20% कह सकते हैं कि इंक्रीज कर दिया था इसने। एंड टू दिस वर एडिड, और इसके साथ में इसने क्या कर दिया, घरी टैक्स, घरी मतलब जो घर के ऊपर जो टैक्स लगा जाता है, हाउस टैक्स, और चराही टैक्स, चराही होता है जो चरागाहें होते हैं हमारे, जो पास्चर्स होते हैं, पास्चर के ऊपर लगा जाता है पास्चर टैक्स, उसके ये इसने अलग से भी लगाना शुरू कर दिया। जमीन का तो आप लैंड जो रिवेन्यू है वो तो आप दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ ये दो टैक्स और हैं जो आप अलग से दोगे। द सुल्तान क्रिएटेड ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसने नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्थापित किया जिसको बोलते हैं दीवान ए कोही। ये एक इसमें वो है दीवान ए कोही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के अंडर में और ज्यादा से ज्यादा जमीन को लेके आना था। बाय गिविंग डायरेक्ट हेल्प टू पीजेंट्स, पीजेंट्स को डायरेक्ट उनकी मदद करके। और ये इसका जो आइडिया है ये फेल हो जाता है फेमिन की वजह से। जो दोआब के अंदर टैक्सेशन इसने बढ़ाया, ये आइडिया फेल हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम पे ये टैक्स बढ़ाता है उसी टाइम पे अकाल पड़ जाता है। तो अकाल पड़ने से इसको लोगों की रिवेन्यू तो आना ही कहाँ से था, इसने लोगों की मदद और करनी पड़ी। इसके लिए फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्थापित करता है जिसको कहा जाता है दीवान ए कोही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और इसको इसके हेड को वो कहा जाता था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उसको कहा जाता था आमिर ए कोही, आमिर ए कोही। एग्रीकल्चर लोन शुरू करता है ये, जैसे आज के टाइम पे एग्रीकल्चर लोन जो दिया जाता है किसानों को, जो किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है सरकार के द्वारा, उसी तरह का इसने एग्रीकल्चर लोन शुरू किया था, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ा सके, लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा तो वो अपनी ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके औजार वगैरह खरीद सकते हैं, अच्छे बीज खरीद सकते हैं उस सब चीज़ों के लिए। और जहाँ पर अकाल पड़ जाता है उसमें भी वो मदद करने के लिए ये यूज हो जाता है एग्रीकल्चर लोन। इसने अकाल के ऊपर कभी काम किया, इसने फेमिन कोर्ट भी बनाए जिसके तहत ये इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए इसने किसानों को।
अच्छे बीज प्रोवाइड करवाए और उनके बारे में बताता था, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि कब लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुएं वगैरह काफ़ी खुदवाए इसने, और वेदर फोरकास्टिंग भी शुरू किया इसने। वेदर फोरकास्टिंग मतलब उस टाइम पे इसके दिमाग में ये बातें थी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इसने इतना इतना टाइम पहले शुरू कर दिया था। ये बहुत दूरदर्शी आदमी था। सेकंड स्टेप जो उठाता है ये, कैपिटल को ट्रांसफर कर देता है। अपनी जो कैपिटल इसकी दिल्ली थी उसको देवगिरी के ले जाता है, देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर, वहां शिफ्ट कर देता है। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप विच मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सून आफ्टर हिज एक्सेशन वाज सो कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। इसने दिल्ली से अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली देवगिरी के अंदर, और उसको देवगिरी का इसने नाम रख दिया दौलताबाद, जो आज के औरंगाबाद के नज़दीक है, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद उसके नज़दीक पड़ता है। इसका कैपिटल शिफ्ट करने का दो रीजन थे इसके। एक तो ये साउथ इंडिया को बेटर कंट्रोल करना चाह रहा था, और दूसरा रीजन था कि ये जो मंगोल अटैक हो रहे थे इंडिया के ऊपर, उससे अपनी कैपिटल को बचाना चाह रहा था। क्योंकि जैसे ही मंगोल इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं तो उनका सबसे पहला टारगेट दिल्ली होता था, और अगर दिल्ली की गद्दी हाथ से चली जाती है तो इसका मतलब पूरा एम्पायर चला जाता है। अगर ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेगा महाराष्ट्र की तरफ, तो एक तो मंगोल को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत एरिया है उसको जीतना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हरा ही देगा। दूसरा, अगर दिल्ली को वो जीत लेते हैं तो सिर्फ दिल्ली ही उनके अंडर में आएगी, पूरा भारत का एम्पायर जो है वो उसके अंडर में नहीं आएगा। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से इसने कैपिटल शिफ्ट की थी। देवगिरी हैड बीन ए बेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ तुर्किश रूल इन साउथ इंडिया। तुर्किश रूल का एक्सपेंशन कर दिया साउथ इंडिया के देवगिरी के थ्रू। इट अपियर दैट सुल्तान वांटेड टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल, ये देवगिरी को सेकंड कैपिटल बनाना चाहते थे, सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर, ताकि वो साउथ इंडिया को बेटर कंट्रोल कर सकें। देवगिरी वाज थस नेम्ड दौलताबाद, इसलिए देवगिरी का नाम चेंज करके उसने क्या कर रख दिया, दौलताबाद। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों के बाद, ही डिसाइडेड टू अबंडन दौलताबाद लार्जली बिकेम ही सून फाउंड दैट, तो उसने दौलताबाद को छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी ये पाया कि जस्ट एज ही कुड नॉट कंट्रोल साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली, जैसे वो दिल्ली से साउथ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरीके से दौलताबाद से वो नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस ये आइडिया इसका फेल हो जाता है फिर, क्योंकि इसका कारण ये था कि ये वहां से इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसको रिवोल्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही थी कि दिल्ली के ऊपर कोई रिवोल्ट करके एम्पायर स्थापित ना कर ले। इसको वहां खतरा लगने लग गया कि कोई रिवोल्ट ना कर दिल्ली में, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट एट दिल्ली। इस वजह से ये वापस से फिर ये क्या करता है, दिल्ली की तरफ चल पड़ता है, वापस दिल्ली सेटल हो जाता है। तो जब ये दिल्ली से देवगिरी जा रहा था तो इसका विचार ये था कि कुछ सेना चली जाएगी, कुछ ऑफिसर चले जाएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे ऑफिसर, सारी आर्मी, हर कोई अपने खुद तो परिवार जा ही रहे थे लोग, और साथ में अपने पशुओं को भी लेके चले गए। मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन का और इतना इसका एक्सपेंडिचर हुआ, जिसका इसको हिसाब किताब था ही नहीं कि कितना होगा, इसने ये सोचा नहीं था। तो जाते हुए पूरा एक्सपेंडिचर हुआ, उसके बाद फिर वापस लौट के आना पड़ गया, वही सारी सारी सब्जेक्ट जो इसकी प्रजा थी वो सारी सारी एज इट इज फिर आई, उनका खर्चा अलग से देना पड़ा इसको। तो ये पूरी तरह से इसका फेल हो गया, और इसके जो खजाना है उसके ऊपर और ज्यादा भार पड़ता गया। अब ये तीसरा स्टेप उठाता है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया इसने। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स। इसने क्या डिसाइड किया, ब्रॉन्ज कॉइन्स डिसाइड किए कि मैं कांसे के या तांबे के सिक्के इंट्रोड्यूस करूंगा, विच वर टू हैव सेम वैल्यू एज सिल्वर कॉइन, जिसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के इक्विवेलेंट होगी। मोहम्मद बिन तुगलक माइट हैव बीन सक्सेसफुल इफ ही कुड प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉर्जिंग द न्यू कॉइन्स। मोहम्मद बिन तुगलक ये सफल हो जाता अगर ये लोगों को प्रिवेंट कर पाता, उनको रोक पाता नकली सिक्के बनाने से। ये क्या था कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ है, टोकन करेंसी का यूज हुआ है। टोकन करेंसी एक होती है हमारी, टोकन करेंसी एक होती है फेस वैल्यू करेंसी। फेस वैल्यू करेंसी वो होती है जिसकी खुद की एक फेस की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू उस मेटल के रेट के इक्विवेलेंट होती है।
उसकी जो वैल्यू होती है उसका मार्केट के अंदर खुद की वैल्यू का, खुद के वेट का, उस मेटल का ही प्राइस होता है, प्राइस के इक्विवेलेंट होती है उसकी, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा गोल्ड है और सिल्वर है, इनकी क्या अपनी खुद की वैल्यू होती है। गोल्ड सिल्वर कैसे भी रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, किसी भी साइज में रहे, वो सिक्के के फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो इसको बोलते हैं फेस वैल्यू करेंसी। और टोकन करेंसी होती है जो एक एक्सेप्टेड करेंसी होती है, मतलब जिसको मान लेते हैं कि हाँ ये इसके, इसकी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कि इस वैल्यू के ऊपर ये चीज चलेगी। जैसे आज के हमारे जो नोट्स है, जैसे 2000 रुपए का नोट था, क्या वो कागज का टुकड़ा जो है वो 2000 के इक्विवेलेंट है? उसकी वैल्यू नहीं है ना। लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर अपना वो लगा दिया, कि थप्पा लगा दिया कि ये 2000 के वैल्यू के इक्विवेलेंट चलेगा, और हमने उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, तो इस वजह से वो चल रहा है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह की उसको बोलते हैं टोकन करेंसी, जिसकी वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है, एक्चुअल में होती नहीं है, इसकी वैल्यू जो है डिसाइड की जाती है, डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे आज हमारे आरबीआई करते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा डिसाइड किया गया था, और फर्स्ट सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज हुई थी, और फर्स्ट सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी का यूज किया था। इससे पहले हमेशा फेस वैल्यू करेंसी चलती है। तो सिक्के, जितने भी सिक्के, जैसे एंशियंट टाइम पे हमारे गोल्ड के सिक्के बहुत चलाए गए हैं, सिल्वर के चले हैं, लेकिन ये कभी नहीं चले, टोकन करेंसी कभी नहीं चली। फर्स्ट सुल्तान और फर्स्ट टाइम यूज ऑफ टोकन करेंसी, जिसने पहली बार टोकन करेंसी का यूज किया। He was not able to do so, and soon the new coins begin to be greatly devalued in market, और मार्केट के अंदर डिवैल्यूड हो गए, उनकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई नए कॉइन्स की। फाइनली एमबीटी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द टोकन करेंसी, एमबीटी ने डिसाइड किया कि मैं टोकन करेंसी को वापस ले रहा हूँ। ही प्रोमिस टू एक्सचेंज सिल्वर पीसीज फॉर ब्रॉन्ज कॉइन्स, उसने प्रोमिस किया कि आप ब्रॉन्ज कॉइन्स के बदले में सिल्वर पीसीज ले जाइए। इसका आइडिया फेल हो जाता है। वो कैसे होता है? जब फर्स्ट ये फरमान जारी करता है पहली बार, तो ये कहता है कि आप पुराने सिक्के ले आइए और नए ले जाइए, यानी कि आप सिल्वर कॉइन ले आइए और उसकी जगह पे ब्रॉन्ज कॉइन ले जाइए। किसी किसी बुक में ब्रॉन्ज की बजाय कॉपर भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ब्रॉन्ज कॉइन और कॉपर एक ही बात है। लेकिन दोनों नहीं हो सकते, ब्रॉन्ज और ये, कोई अगर एसएससी में पूछा जाता तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा आपको। तो ये थे नए, और ये, सॉरी, ये पुराने थे और ये नए, कि आप ओल्ड करेंसी ले आइए और नई ले जाइए। तो जैसे ये अनाउंस करता है तो कोई नहीं लेने आता, क्योंकि कोई नहीं चाह रहा था अपने चांदी के सिक्के दे के हम बदले में ब्रॉन्ज के सिक्के लें, तांबे के सिक्के लें। कोई नहीं चाहेगा, आज भी नहीं चाहेगा कोई। अगर कोई सरकार कह दे कि आप कागज के टुकड़े ले जाइए, मतलब इतने रुपए ले जाइए और वो दे जाइए, कोई नहीं लेने जाएगा। गोल्ड के सिक्के मांगेगी सरकार, सिल्वर के मांगे, कोई नहीं देगा आज भी। तो कोई नहीं आया, तो इस ये फेल हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोग खुद अपनी करेंसी छापना शुरू कर देते हैं। इसकी लोगों ने अपने घरों में टक्स वो लगा ली, टक्सा लगा ली, मिंट लगा ली थी, मिंटेड एट ऑफ घरों के अंदर। तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फेक करेंसी हो जाती है, असली सिक्के बहुत कम रह जाते हैं और नकली सिक्के बहुत हो जाते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक रूल है जिसको बोलते हैं हम ग्रेशम लॉ, जो ये कहता है बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी, कि जो बुरी मुद्रा है या बुरी मनी है वो अच्छी मुद्रा को मार्केट से बाहर निकाल देती है। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने क्या किया, जो सिल्वर कॉइन्स थे, जो अच्छी मुद्रा थी, उसको तो लोगों ने अपने घरों में स्टोर कर लिया, और जितना भी ट्रेड हो रहा था या लेन देन हो रही थी, वो सारा का सारा नकली करेंसी से हो रहा था, असली कहीं थी ही नहीं। असली लोगों ने अपने पास रख ली, क्योंकि उनको पता था कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी।
लेकिन नकली की कोई नहीं थी, लेकिन वो क्या था, एक्सेप्टेबिलिटी लोगों ने दे रखी थी समाज के अंदर, वो चल रही थी। तो सारी की सारी जो अच्छी करेंसी थी वो मार्केट से बाहर हो जाती है और बुरी करेंसी वहां रह जाती है। तो इसके ऊपर फिर दोबारा इसको एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सेकंड टाइम लोगों को कहता है कि आप ब्रॉन्ज के सिक्के ले आइए और सिल्वर के सिक्के ले जाइए, यानी कि आप नए वाले सिक्के ले आइए और आप अपने पुराने ले जाइए। तो जैसे ये अनाउंस किया जाता है हर कोई आ जाता है और लोग ढेर लगा देते हैं, मतलब किले के बाहर ढेर लग जाते हैं, हीप्स ऑफ, क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बहुत थे लोगों के पास। और जितनी मार्केट के अंदर करेंसी जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी ही वो डिवैल्यूड हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जितना भी अगर भारत सरकार, जैसे अभी हमारा जो बजट है वो डिफिसिट का पास करते हैं, हम हमेशा हम डिफिसिट के अंदर रहते हैं। तो इसको फाइनेंस करने के लिए सरकार नए नोट छाप सकती है, लेकिन सरकार को पता है जैसे ही एक साल के लिए कर लेगी एक बार, दूसरे साल फिर करेगी, तीसरे साल फिर करेगी, तो हमारे हालात जो है वो श्रीलंका जिम्बाब्वे जैसे हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारी करेंसी है, जो डॉलर अभी 80 के इक्विवेलेंट चल रहा है, ये 200 के इक्विवेलेंट चला जाएगा, हमारे 200 रुपए के इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर सरकार ऐसा करती है तो ये इसका समाधान नहीं होता है। तो ऐसा ही उस टाइम पे भी हुआ था। तो एक इतिहासकार हैं बर्नी, वो लिखते हैं कि जो तुगलकाबाद का जो फोर्ट था उसके बाहर पहाड़ बन गया था सिक्कों का, माउंटेन ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स कुड बी सीन कुड बी सीन नियर द फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो फोर्ट था उसके पास ब्रॉन्ज सिक्कों का पहाड़ देखा जा सकता था, ये जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं। तो ये भी आइडिया इसका फेल हो जाता है। फिर ये इसका फोर्थ प्लान जो आता है, ये खुरासिन एक्सपीडिशन करता है। खुरासिन ईरान के आसपास का एरिया, और ईरान इसके अंदर शामिल था, उसको बोलते हैं खुरासिन रीजन। उसके ऊपर ये क्या करता, सुल्तान हैड ए विजन ऑफ यूनिवर्सल कनकेस्ट। इसका भी विजन था कि ये विश्व विजेता बने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का था कि उसने अपने आप को सिकंदर द्वितीय या कह दिया था। तो ऐसे इसका भी विजन था कि ये विश्व विजेता बने। ही डिसाइडेड टू कनकर खुरासन एंड ईरान एंड मोबिलाइज ए ह्यूज आर्मी फॉर द पर्पज। वो क्या करता है, वो खुरासन और ईरान को जीतने की डिसाइड करता है और एक बहुत बड़ी आर्मी इस पर्पज के लिए तैयार करता है। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मंगोल आ रहे हैं इंडिया के ऊपर, और भी गजनवी गोरी आए, उन्होंने अटैक किया और यहाँ सोने की चिड़िया बात होता था, यहाँ से संपत्ति लूट के वहां लेके चले जाते हैं। इसको लगता है कि अगर मैं उनके ऊपर अटैक कर दूंगा तो वहां से जो संपत्ति वो लूट के लेके गए थे वो वापस ले आऊंगा, और जिससे मेरा जो खजाना वो दोबारा से भर जाएगा। तो इस विचार को रखते हुए दिमाग में ये एक आर्मी तैयार करता है। लगभग बताते हैं 1 लाख से ऊपर की आर्मी थी इसकी, और 1 साल तक वेट करता रहता है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह कराता है और 1 साल तक उनको पेमेंट देता रहता है। और इस आइडिया के पीछे किसका हाथ था, खुरासिनी नोबल्स का था, जो उसके दरबार के अंदर थे, उन्होंने ये आइडिया उनको दिया था। मोर ओवर देयर वॉज इंस्टेबिलिटी इन खुरासन ऑन अकाउंट ऑफ अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सैद। अबू सैद वहां का रूलर था, उसके टाइम पे वहां पर इंस्टेबिलिटी थी, खुरासन में इंस्टेबिलिटी थी, जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लाने की सोचता है। दिस प्रोजेक्ट वाज आल्सो अबंडेंट, और ये प्रोजेक्ट भी बाद में उसको त्यागना पड़ जाता है। इसमें होता क्या है, अबू सैद के बाद वहां का जो रूलर बनता है वो बनता है तमरासिरिन। वो ये सोच ही रहा होता है कि इसके ऊपर अटैक करेंगे और वेट करता रहता है। उस दौरान तमरासिन खुद ही अटैक कर देता दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और जैसे ही अटैक करता है, यहाँ आर्मी इतनी बड़ी थी उसको आइडिया भी नहीं था, तो इसकी आर्मी बहुत जल्द ही उसको चंद पलों के अंदर उसको हरा देती है, और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हो जाती है। फिर कोई रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह डिसाइड होती होगी इनकी, और इससे इनके बीच दोबारा फ्रेंडशिप ट्रीटी हो जाती है। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी होने के बाद अब इतनी बड़ी आर्मी को लेके बैठा था, उसका क्या करेगा, तो उसको आर्मी डिजोल्व करनी पड़ती है।
और जो सिपाही डिजोल्व हुए उनको कोई काम नहीं मिलता, वो बेरोजगारी बेरोजगारी इसके टाइम पे बढ़ जाती है, तो आर्मी को डिजोल्व करना पड़ता है, तो ये आइडिया भी इसका फेल हो जाता है। उसके बाद ये कराचिल एक्सपीडिशन करता है। कराचिल एक जो हिमाचल प्रदेश है उससे तिब्बत की तरफ का रीजन है, उस वहां का रीजन है, उसको बोलते थे कराचिल। दिस एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड इन कुमायूं हिल्स। कुमायूं हिल्स है उसके ऊपर हिमालय के अंदर, उसके अंदर ये लॉन्च किया जाता है। कुमायूं हिल्स जो कांगड़ा का रीजन है, कांगड़ा रीजन है जो हमारा, उससे परे का जो रीजन है उसको बोलते हैं। एलेगली टू काउंटर चाइनीज इनकर्शन, चाइनीज इनकर्शन को रोकने के लिए, जो आज भारत सरकार आज भी कर रही है ये काम। चाइना जो चाइना वालों को रोकती है ना, एलएसी को जैसे जब मर्जी वो क्रॉस कर लेते हैं, फिर उनको रोकना पड़ता है। इट आल्सो अपीयर्स दैट द एक्सपेडिशन वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट सम refractory tribes in Kumayu Garhwal region with the object of bringing them under दिल्ली सल्तनत। कुछ ट्राइब्स थे जिनको दिल्ली सल्तनत के अंदर ये लाना चाह रहे थे, जो कहाँ थे, कुमायूं गढ़वाल रीजन में थे, जिनको ये लाना चाह रहे थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, इस वजह से ये वहां अटैक करते हैं। द फर्स्ट अटैक वाज ए सक्सेसफुल, पहला अटैक जो होता है इनका सक्सेसफुल होता है। बट वैन द रेनी सीजन सेट इन द इन्वेडर्स सफर्ड टेरिबली, जो ये इन्वेडर्स थे ये सफर्ड होते जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा आघात लगता है, पूरी हालत हो जाती है इनकी। मतलब होता क्या है, इनका एक कमांडर था मोहम्मद बिन तुगलक का, खुसरो मलिक। तो ये क्या करता है, ये जो कांगड़ा रीजन है, कांगड़ा रीजन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको ये जीत लेता है। उसको जीतने के बाद इसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये सोचता है क्यों ना मैं तिब्बत की तरफ और मार्च करके वहां से भी कुछ ना कुछ लूट के ले आऊं, या उस रीजन को भी जो राजा एमबीटी का जो एम्पायर उसके अंदर मिला लूं, उससे क्या होगा, सम्राट खुश होंगे। तो उसको ये दिमाग में आता है और वो क्या कर देता है, मार्च कर देता है तिब्बत की तरफ, तिब्बत की तरफ ये चढ़ाई कर देता है फिर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो एसएससी की तैयारी कर रखी थी, उसने तो ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ रखी थी, लेकिन ये उल्लू का पट्टा ये इसने नहीं पढ़ रखी थी, तो उसको पता ही लगता कि किस तरह की कंडीशन होगी वहाँ, क्या होगा क्या नहीं। तो वहाँ की बहुत ज़्यादा रेस्क कंडीशंस थी, इसने एल्टीट्यूड के हिसाब से नहीं पढ़ा था कि जितना आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे उतनी मौसम ठंडा होता रहेगा, बर्फ मिलती रहेगी। और दूसरा क्या होता है कि उस टाइम पे मानसून का टाइम चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे लैंडस्लाइड वगैरह वलांचे वगैरह आते हैं, जिससे इनकी आर्मी पूरी की पूरी नेचुरल क्लाइमेटी से ही डेथ हो जाती है बहुत आर्मी की। और जो बची कुची आर्मी रहती है उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पत्थरों से ऊपर, क्योंकि वो हाई एलिवेशन के ऊपर वो पत्थर मार मार के मार देते हैं। ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि सिर्फ 3 लोग ही वापस लौट आए थे, खुसरो मलिक के साथ साथ 2 और लोग आए थे, सिर्फ 3 लोग ही पूरी आर्मी में से वापस लौट के आए थे। तो ये बहुत बड़ा मतलब नुकसान उठाना पड़ता मोहम्मद बिन तुगलक को, एक मूर्ख कमांडर के आइडिया की वजह से, कि पूरी पूरी आर्मी इसकी खत्म हो जाती है। हिज 5 प्रोजेक्ट्स लीड टू रिवोल्ट्स, और ये 5 के 5 प्रोजेक्ट फेल होने के बाद इसके उस एम्पायर के अंदर बहुत रिवोल्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये आ जाता है कि यह तो मूर्ख आदमी है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में आता है और क्या करने पे तुल जाता है, और इसकी किस्मत बहुत खराब होती है। मतलब वही होता है ना जब ऊंट पे चढ़े को कुत्ता काट लेता है, तो ऐसी किस्मत थी। आइडियाज के बहुत अच्छे थे लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, पुअर इंप्लीमेंटेशन था। हिज लास्ट डेज वर स्पेंड इन चेकिंग द रिवोल्ट्स, इसके आखिरी के जो टाइम होते हैं वो सिर्फ रिवोल्ट को दबाने में ही इसके साल गुजर जाते हैं। 25 साल के ड्यूरेशन में 36 बार रिवोल्ट होता है इसमें, इसके काल में। अब ये रिवोल्ट और पढ़ लेते हैं कौन कौन किस टाइम पे करता है। 1335 के अंदर मदुराई बिकम इंडिपेंडेंट, मदुराई है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, वहां का रूलर होता है जलालुद्दीन एहसान शाह। तो वो रिवोल्ट करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। तो उनको दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाता है वहां, लेकिन वहां क्या हो जाता है, प्लेग फैल जाता है। प्लेग की वजह से इसकी बहुत ज्यादा आर्मी इसकी जो आर्मी के लोग थे उनकी डेथ होने लग जाती है, तो इसको डर के मारे वापस भागना पड़ता है। तो ये उसको बिना रिवोल्ट को दबाए वापस लौट आता है दौलताबाद। और जैसे ही दौलताबाद आता है तो मैसेज यही जाता है कि राजा हार चुका है, वापस अपनी डर के मारे वापस अपनी उसको ले जाता है। तो मदुराई क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। फिर 1336 के अंदर विजयनगर एम्पायर स्थापित किया जाता है। 2 भाई होते हैं हरिहरी और बुक्का, उनके द्वारा। और वारंगल बिकम इंडिपेंडेंट,
ये कन्हैया के टाइम पे वारंगल भी इंडिपेंडेंट हो जाती है। वारंगल वही थी जिसका रूलर था रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप देव, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। उसके बाद वहां का रूलर बढ़ता है कन्हैया, और वो अपने आप को डिसाइड कर लेता है कि मैं इंडिपेंडेंट घोषित करूंगा, क्योंकि रुद्र प्रताप देव की तब तक हिम्मत नहीं पड़ी जब तक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जैसे उसके जो सक्सेसर आते हैं उनको पता लग ही जाता है कि इतने निकम्मे आदमी है, ये तेरा क्या ही कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते हैं। 1347 से 47, 1341 से 47 रिवोल्ट ऑफ सद्दा आमिर, सद्दा आमिर के द्वारा रिवोल्ट किया जाता है, और बहमनी किंगडम स्थापित हो जाता है 1347 के अंदर, जो हसन गंगू के द्वारा किया जाता है। ये जो विजयनगर एम्पायर है, ये हमारा साउथ इंडिया का जो रीजन है वो रीजन है, जिसके अंदर हमारा कर्नाटका शामिल है, कुछ एरिया तेलंगाना का शामिल है। इस रीजन को बोलते हैं विजयनगर एम्पायर। इससे जो ऊपर का रीजन है, जिसके अंदर हमारा महाराष्ट्र आता है, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का आता है, कुछ एमपी का और कुछ गुजरात का, यहाँ का जो एरिया स्थापित हुआ था इसको बोलते थे बहमनी किंगडम। ये ऊपर वाला रीजन बहमनी किंगडम होता है, नीचे वाला विजयनगर होता है। तो एक तरह से देखें तो एमबीटी के टाइम पे जो साउथ इंडिया है, जो हमारा डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है, ये इसके एम्पायर से हट चुका था। इसके मैप के अंदर ये नहीं होता है, क्योंकि ये क्या इंडिपेंडेंट घोषित हो जाते हैं। ही डाइड इन थट्टा या थक्का वाइल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तागी, एक तुर्किश स्लेव, एक तुर्किश गुलाम होता है तागी। ये क्या होता है, तागी जो है रिवोल्ट कर देता है, और इसके पीछे और रिवोल्ट कर देता है, और ये इसके पीछे भागता है इसको मारने के लिए। तो ये क्या करता है, थट्टा के अंदर शरण ले लेता है, शेल्टर। और ये थट्टा या थक्का या किस जगह पड़ती है, सिंध के अंदर पड़ती है, रीजन सिंध रीजन के अंदर। तो वहां पर किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अटैक किया जाता है इसके ऊपर। इसके पीछे फिरोज शाह तुगलक पड़ा था, जिसको ऊपर अटैक करता है। उसी टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी मृत्यु हो जाती है बुखार की वजह से, इसकी डेथ हो जाती है बुखार की वजह से, ड्यू टू फीवर। और इसकी डेथ होने के बाद बदायूं लिखते हैं, बदायूं इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं बदायूनी डेथ लिबरेटेड द सुल्तान, की जो मृत्यु है उसने सुल्तान को आजाद कर दिया प्रजा से, और प्रजा को सुल्तान से। ये इसकी मृत्यु पे लिखते हैं कि आज के टाइम पे, आज के दिन प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो कई बार स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी थी, तो ये बदायूं की स्टेटमेंट थी। अब इसके बाद आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ने, उसको मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। हिस्टोरियंस इसको मिक्सचर ऑफ अपोजिट भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट किस राजा के बारे में कहा गया है, मिक्सचर ऑफ अपोजिट। ये फर्स्ट सुल्तान था जिसने हायर पोस्ट के ऊपर हिंदू अपॉइंट किए थे, मतलब एक तरह से ये सेकुलर था, सेकुलर करेक्टर का आदमी था ये। इसको इसने कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव नहीं किया। फर्स्ट सुल्तान हु अपॉइंटेड हिंदू ऑन हायर पोस्ट। और इसकी एक्टिविटी से आपको समझ भी आ जाएगा कि सेकुलर था या नहीं था। ये पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, सती प्रथा को बैंड किया था। उस टाइम पे इसने इतनी हिम्मत जुटाई कि पूरा हिंदू समाज इसके खिलाफ हो जाएगा, ये बात जानते हुए भी इसने क्या किया, सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया। ये जो हिंदू फेस्टिवल्स थे उसके अंदर पार्टिसिपेट करता था, पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, जो हिंदुओं के जो पर्व थे, जैसे दिवाली है, होली है, होली, दिवाली,
इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करता था। और ये बहुत ही ज्ञानी आदमी था, इसको काफी सब्जेक्ट्स का नॉलेज थी। मैन ऑफ नॉलेज। तो किसके अंदर प्रोफिशिएंट था? ये फिलोसफी के अंदर। ये भी एसएससी बिना बात की इस तरह के प्रश्न कई बार बना लेते, किसी भी राजा के बारे में पूछ लेते कि ये इस चीज का किस किस चीज का विद्वान था, और बहुत सारे ऑप्शन दे देते। ये इसका कोई इलाज नहीं है, ये रटने ही पड़ते हैं। मैथ का, रिलीजन का, धर्मशास्त्र के बारे में जानता था, पोइट्री का, ये इसके अंदर प्रोफिशिएंट था। और साथ में से एसएससी की तैयारी भी कर रखी थी, क्योंकि ऐसे उच्च विचार एसएससी वाले के ही हो सकते हैं, यूपीएससी वाले के नहीं हो सकते स्टूडेंट के। इसने क्या बिल्ड किया था? फोर्ट ऑफ आदिलाबाद। आदिलाबाद का किला इसने स्थापित किया था। और सिटी ऑफ जांपना, जांपना सिटी की स्थापना भी इसी ने की थी। फाउंडर था ये जांपना सिटी का। उड़ीसा जहां पना। अच्छा, एक इसके टाइम पे एक फॉरेन ट्रैवलर आता है, इबन बतूता, इसके टाइम पे आता है। इबन बतूता के पीछे हाथ धो के पड़ गई एसएससी। पता नहीं कितनी बार उसके बारे में कुछ कुछ पूछा, कहाँ से आया था, कब आया था, किसके कार्यकाल में आया था, क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में बहुत सवाल पूछे हैं एसएससी ने। तो इसको हम देख लेते हैं आज। फॉरेन ट्रैवलर इबन बतूता। इसका ड्यूरेशन क्या था आने का? ये 1333 से 1334 के बीच यहाँ रहा था। और ये कहाँ का रहने वाला था? ये मोरक्को का रहने वाला था, अफ्रीका के अंदर मोरक्को देश है, वहाँ का रहने वाला था। और आया किसके टाइम पे था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको सम्मान के तौर पर इसको पोस्ट देते हैं, काजी बना देते हैं इसको दिल्ली का। काजी होता है जो रिलीजियस जज वगैरह होते हैं, जो जो इस्लामिक लॉ के तहत फैसले लेते हैं जजेस, उसको पोस्ट दे देता है। ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ बैठ के कोई डिसीजन वगैरह दिए थे, फैसले लिए थे, नहीं, सम्मान के लिए दे देते। जैसे आज के टाइम पे जैसे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उनको जैसे फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कोई ना कोई डायरेक्टरेट की उपाधि दे देती है, किसी को कोई डिग्री दे देती है, तो वो सम्मान के तौर पे दिया जाता है। तो ऐसा ही हुआ था। अच्छा, एक इसकी बुक भी है जो काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको रेहला या सफ़रनामा भी कहा जाता है। दोनों नामों से जाना जाता है, रेहला और सफ़रनामा। और इसकी अगर लैंग्वेज पूछते हैं तो ये पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी बुक किस लैंग्वेज के अंदर लिखी है, किस के अंदर नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर दिल्ली सल्तनत मुगल के की कोई भी बुक पूछी जाए तो आप आंख बंद करके पर्शियन लगा देना, बस। इनकी लैंग्वेज यही थी दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के अंदर। कोई भी बुक है किसी ने लिखी है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन, जबकि इनकी मदर टंग थी, जिनकी मातृभाषा थी, मदर टंग टर्की थी, ये टर्की बोलते थे। इन इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम पे जितनी भी बुकें हैं वो सारी की सारी पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हैं। एक्सेप्ट बाबरनामा, सिर्फ बाबरनामा को छोड़ के। बाबरनामा, ये बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आदमी खुद लिखता है अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होती है जीवनी, किसी की जीवनी लिखी जाती है किसी दूसरे आदमी के द्वारा, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का जब आदमी खुद अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, तो इसका मतलब लिखी किसने होगी? बाबर ने खुद लिखी होगी। ये उसने टर्की भाषा के अंदर लिखी थी। अदरवाइज जितनी भी बुकें लिखी हैं, चाहे किसी भी इतिहासकार ने लिखी, वो सारी सारी पर्शियन के अंदर लिखी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम फिरोज शाह तुगलक पढ़ लेंगे, और ये तुगलक डायनेस्टी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सैयद डायनेस्टी आएगी। सैयद डायनेस्टी बहुत छोटी सा है, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ही उसको, इसके तुगलक डायनेस्टी का जो पार्ट बचा उसके साथ इसको ख़त्म कर दूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।